नहीं नहीं, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर स्टैटिस्टिक्स क्लास. नाउ वी कंटिन्यू अवर लेक्चर. स्टूडेंट्स, हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं. आप लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, और डिस्ट्रीब्यूशंस भी कौन से टाइप के, डिस्क्रीट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी के डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्कस कर रहे हैं. उसका नाम क्या था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं. अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में. ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या क्या कर चुके हैं. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम क्या क्या निकाल चुके हैं. इसके मीन, वेरिएंस एंड मोमेंट्स. आप लोगों को याद होगा सारे तरीके के मोमेंट्स, बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2, ये निकाल चुके हैं हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के. दूसरी, इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल चुके हैं, और इसके लिए रेकरेंस रिलेशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्लस मोमेंट्स का रेकरेंस रिलेशन भी निकाल चुके हैं, जिसको रेनवॉक्सी फॉर्मूला बोला है मैंने, रेनवॉक्सी फॉर्मूला. थर्ड, इस डिस्ट्रीब्यूशन का और हम क्या निकाल चुके हैं, देखिए पीडीएफ वगैरह निकाल चुके हैं हम लोग. मीन, वेरिएंस एंड मोमेंट्स निकाल चुके हैं, एमजीएफ निकाल चुके हैं. इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी, वो जो है डिस्कस कर चुके हैं हम, और कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन भी हम निकाल चुके हैं. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये भी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम निकाल चुके हैं. तो माय डियर, इतने सारी चीज़ें हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल चुके हैं. दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट बची है इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. एक बचा है आपका कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, और एक बचा है इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. चैप्टर का मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका फिनिश हो जाएगा. फिर मैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगा, जो कि बाकी इससे आगे वाले सारे डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक एक दिन के हैं. एक लेक्चर में सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक एक में पूरे होने वाले हैं. तो यही आपका थोड़ा बड़ा था, या फिर फिफ्थ वाले में जो नॉर्मल है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, एक में पूरे होने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए. क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं. किसके रेस्पेक्ट में? मीन के रेस्पेक्ट में. और किसके लिए? इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो आप लोगों को पता होगा लेट एक्स फॉलोज बाइनोमियल एन और पी पैरामीटर के साथ में, देन इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए. क्या होगा? एन सी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पी की पावर में एन माइनस एक्स और 0 अदरवाइज कोई वैल्यू, और टी. ये वैल्यू फॉर एक्स 0 1 2 अप टू एन के लिए. P जो है प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइक करेगी. Q जो है उसकी वैल्यू 1 माइनस पी होगी. ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का. मैं लिख चुका हूँ हर एक क्वेश्चन में, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, जैसे मुझे याद है. ठीक है, ये क्या हो गया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. ऑल्सो आप लोग और क्या जानते हैं इसके बारे में? इसका जो मीन है, जिसको अपन μ1 डेज लिखते हैं, वो क्या है? NP है. और भी आप जानते हैं जो वेरिएंस है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको आप μ2 लिखते हैं, वेरिएंस, वो क्या है? NPQ. यही है ना, निकाल चुके हैं. दो चीज़ें तो याद रख सकते हैं. और इसके लिए एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, जो है ये जो मीन है ये बड़ा है किससे? वेरिएंस से.
दिख रहा है, क्योंकि ये एन पी है, ये एन पी क्यू है, और क्यू की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में, यानी कि किसी छोटी वैल्यू से अपन उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए एन पी बड़ा है एन पी क्यू से। ये चीज़ है, यानी कि मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन। ये न्यूमेरिकल के लिए हिसाब से याद रखने वाली कंडीशन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब ये पूछ रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, इस मीन के रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मीन डेविएशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, इसका मीन डेविएशन निकालना है। तो हम निकाल रहे हैं नीटा, जो कि मीन डेविएशन को शो कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, x फ्रॉम 0 to n, और ये x माइनस मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन होता है ना मीन डेविएशन, इनटू फंक्शन px, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हमें कुछ नहीं करना है, मीन की जगह पे मीन रख दो, px की जगह पे वो फंक्शन रख दो, और फिर इस एब्सोल्यूट डेविएशन को सोल्व करो। रखो जरा, समीशन x फ्रॉम 0 to n, ये x हो गया, और ये मीन क्या है np, और इसका दोनों का एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं हम, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो गई ncx p की पावर x q रेज टू पावर n माइनस x, इसकी भी ब्रैकेट में लग देते हैं ताकि ये भी गलत नहीं हो। ये हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये x वैल्यू टेक कर रहा है 0 1 2 अप टू n तक, ठीक है, और ये मॉडुलस जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रहा है इस np पे। अब हम क्या करना है कि हो सकता है इस p की वैल्यू आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में ही है, तो अगर हम इस n को इस p से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इंटीजर से भी छोटी वैल्यू पॉइंट्स में, तो ये खुद वैल्यू एक n से छोटी वैल्यू ही होगी। तो अगर ये x n से छोटी वैल्यू, यानी कि इस np कोई वैल्यू लेता है और ये np वैल्यू इस n से छोटी वैल्यू लेगा, इसका मतलब इस जो 0 से n वाले जो पार्ट है इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जहां पर अगर ये x की वैल्यू इस np से छोटा होगा तो ये मॉडुलस वैल्यू एज ए नेगेटिव वैल्यू देगा, है तो मॉडुलस, लेकिन हम उसको बाहर खोल के लिखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। और अगर ये x जो होगा आपका इस np से बड़ा हुआ और उस n के उधर जा रहा है वहां तक हुआ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। कहने का मतलब ये है कि इस मॉडुलस को आप क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। यू शुड ब्रेक दिस मॉडुलस इनटू टू पार्ट। सो नीटा इज इक्वल्स टू x को मैं एक बार 0 से ले जाकर कहाँ तक, np तक ले जा रहा हूँ, और ये मेरा वैल्यू जो है नेगेटिव में दे देगा ये मॉडुलस ब्रैकेट खोल के, और इसको लिख सकते हैं अपन ncx, इसका तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना, q रेज टू पावर n माइनस एक्स, प्लस, और आगे इसको खोलेंगे तो ये x आपका अब np से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, और ये आपको दे देगा प्लस वैल्यू, क्या वैल्यू दे देगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस वैल्यू ncx p की पावर x q रेज टू पावर n माइनस एक्स। ये देखिए समझ में आ रही है आप लोगों को बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो मॉडुलस है इसको खोला तो एक नेगेटिव टर्म्स तो ये जो कि np तक जाने पे नेगेटिव लेगा, np के बाद में n तक जाने के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेगा। बाय द सिमेट्रिसिटी ऑफ दिस, ये दोनों की सिमेट्रिसिटी के हिसाब से क्या करेंगे, एक तरीके से ये भी आधा है और ये आधा है, तो दोनों को मिलाकर हम एक लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी एक को कंसिडर कर लेंगे हेंस, और उसको ही 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो नीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ दिस x फ्रॉम np टू n, एक को ले लूँ मैं और 2 से मल्टीप्लाई करा देते हो नेगेटिव वाला वही, सो दिस शुड बी x माइनस np ncx p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस एक्स। कर सकते हैं ऐसा। दीज आर द टू डाइकोटोमियस वेरिएबल, दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, केवल मैं एक पार्ट को कंसिडर करता हूँ बाय द सिमेट्रिसिटी एंड मल्टीप्लाई बाय 2, उसको खुद को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसके बराबर ही रहेगा, ऐसा हमने जस्ट एज्यूम किया है। एक छोटी सी चीज़ और देखिए, अगर मैं इसको खोल देता हूँ, सपोज करिए स्टूडेंट्स कि मैं इसको क्या कर दूँ, खोल दूँ, इसको खोलूँगा तो ये समीशन x के साथ में लगेगा और ये ncx वगैरह लगेंगे, फिर एक -2np इंटू दिस पार्ट, ये पार्ट होके खुलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए ये है
कि चूंकि अगर आप ऐसा कर देते हैं x इंटू पी एक्स इन जनरल आई, जो भी आपका x की वैल्यू है x फ्रॉम 1 to n, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ऐसे तो 0 नहीं आएगा, सपोज सॉरी दिस शुड बी मीन, ऑब्वियसली μ1 डेज मीन आ जाएगा, जानते हैं आप लोग इस बात को। बट अगर आप x की वैल्यू 1 से लेकर n है और इसका मीन के रेस्पेक्ट में ही डेविएशन ले रहे हैं इंटू पी एक्स, तो ये आपको 0 देगा। पहली थ्योरम जो है स्टैटिस्टिक्स की वो यही है कि अगर आप x कोई रैंडम वेरिएबल है, उसका उसके मीन के रेस्पेक्ट में डेविएशन लेकर पी एक्स करके 0 कर रहे हैं, सॉरी पी एक्स करके सम कर दे रहे हैं 1 से, तो वो आपको 0 वैल्यू देता है। 0 1 अगर डेविएशन लेके पी एक्स करके 1 से लेकर n तक कर दे रहे हैं ना, तो क्या वैल्यू देगा माय डियर स्टूडेंट्स? 0। बट अपने पास में तो ऐसा केस है ही नहीं, हम तो स्टार्टिंग कहाँ से करा रहे हैं इसको? 1 से नहीं करा रहे। 1 से करा दे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता पूरा डेविएशन करके, तो वो 0 दे देता। इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट सेम है, एक पार्ट को लिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ x फ्रॉम 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा होता अगर ये, तो फिर हम बोल देते हैं कि ये 0 हो जाता। बट ये तो हमारा NP से जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से अपना म्यू जो मीन है वहाँ से जा रहा है, म्यू वहाँ से अपन इसको कंसिडर करा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ लें कि सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपने ऐसा कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। बिल्कुल आप लोग पूछने के लिए तैयार है, कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ये सिंपल है। अब हमें इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यानी कि मुझे इसके अंदर क्या करना है? QX को ऐड कराना है। मैं एक बार चेक करता हूँ क्या करना है, इसको QX को ऐड कराना है इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। QX को ऐड कराने के लिए एक और चीज़ कंसिडर करा लीजिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इसको एक अलग तरीके से अपन को क्या करना है, QX को यदि इसमें ऐड कराना चाह रहे हैं आप, तो आप कुछ नहीं करें, यहाँ पर XQ एक बार ऐड कर देंगे, एक बार XQ घटा देंगे, ठीक है। एक बार तो आपने XQ इसमें ऐड कर दिया, एक बार जो है XQ आपने घटा दिया, ठीक है। अब ज़रा देखिए हमने ये किया, तो जैसे आप इसको दोबारा रीराइट करेंगे x फ्रॉम NP टू n, हमने इसमें ये करेक्शन किया कि XQ माइनस, ध्यान दीजिए इसको किस तरीके से सोल्व किया गया है, n माइनस एक्स इंटू पी, दिस ब्रैकेट क्लोज, दिस पार्ट इंटू दिस होल पार्ट विच इज़ ये कि NCX p की पावर x q रेस टू पावर n माइनस एक्स। अब ज़रा सोचिए कि क्या मैं इस जो मैंने इसको कंबाइन करके लिखा है ये, इससे क्या वापस ये आ रहा है क्या? बिल्कुल चेक करके देखिए। अगर हम लिख देते हैं QX, तो QX एज इट इज़ माइनस NP, माइनस NP हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस XP, ठीक है। तो ये प्लस XP हो गया। तो यहाँ से आप लोग जो क्या करेंगे, प्लस XP जो हो रहा है उस प्लस XP और ये XQ है, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो Q प्लस P बनेगा और Q प्लस P जो होगा वो 1 हो जाएगा, इसलिए X आपका X ही रहेगा, माइनस NP जो रहेगा एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा एज इट इज़ आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इधर लिख दीजिए कि ऐसा करने के लिए हमने ये ट्रिक लगाई है कि Q प्लस P जो होता है वो 1 हो जाता है। इसलिए जैसे ही मैं इसको खोल के लिखता हूँ तो ये वापस ही आ जाता है, और जैसे इसको एक्सप्रेस करके लिखूँगा तो ये आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अलग अलग टर्म जो हैं, यहाँ माइनस लगा हुआ है और पीछे ये पूरी टर्म है, तो इस पूरी टर्म को इस माइनस वाले साइन के साथ में इन दोनों के लिए अलग अलग के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे। अलग अलग जो है फंक्शन दोनों के लिए इस चीज़ को लिख लीजिए आप लोग। चलिए लिख देते हैं। सो नीटा इज इक्वल्स टू 2 समीशन I फ्रॉम 1 to n को तो बाहर रख लो और ये ब्रैकेट लगा लिया मैंने। पहले वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये आपका XQ इंटू ये टर्म NCX p की पावर x q रेस टू पावर n माइनस एक्स, माइनस फिर माइनस साइन लगा,
फिर आपके आया है ये n माइनस एक्स इंटू पी, यही रहा, और इसके लिए एन सी एक्स क्यू पी की पावर एक्स क्यू रेस टू पावर n माइनस एक्स, और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, बस ये जो टर्म थी ये और ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको तो वैसे भी मैंने बाहर रखा है 2 इंटू दिस पार्ट। तो यहाँ तक आप लोगों के बिल्कुल कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, इजीली हमें समझ में आना चाहिए। अब ज़रा देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट जो है आप लोगों ने पता ही होगा कि ये होता है, इसको मिटा देते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं, और मीन डेविएशन कर रहे हैं हम, ध्यान रखना है। चलिए देखिए, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये जो NCX है, NCX को खोल दें। आप लोग भी जानते हैं कैसे खुलता है। NCX को यदि आप खोलते हैं तो फैक्टोरियल n x फैक्टोरियल और n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ऐसे ही खुलता है। n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ऐसे ही आपका NCX खुलता है। तो खोलें और जो कट रहा है उसको काट देंगे हम। सो दिस शुड बी नीटा 2 समीशन i फ्रॉम 1 to n बाहर है। पहले इस x q है ये, तो x तो रहेगा, अभी नहीं कटेगा। बाकी q जो है ये q से इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो n माइनस एक्स प्लस q हो जाएगा। बाकी को खोलो, x रख लिया हमने यहाँ पे, इसको खोला मैंने n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल p q n माइनस एक्स माइनस का नहीं और प्लस 1। ये q जो है ना इस वाले में ऐड हो जाना है, आगे हो गया माइनस माइनस n माइनस एक्स है, और ये p को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो इंटू n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल, और ये p में मैंने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया p प्लस एक्स, x प्लस 1, p x प्लस 1, q जो है n माइनस एक्स एज इट इज़ रहा, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब क्या करना है, नीटा इज इक्वल्स टू 2 समीशन i फ्रॉम 1 to n। यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, इस x फैक्टोरियल को अपन x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो लिख के इसको काट देंगे, तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये तो ये बना p की पावर x q रेस टू पावर n माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़, सिंपल। ये इस भाषा में इस तरीके से बन गया, ठीक है। आगे वाले में देखिए माइनस, तो ये n माइनस एक्स है, इसको भी एक और कम करके लिख सकते हैं, और इस n माइनस एक्स को काट देंगे हम, तो काट दो, तो लिख दिया हमने ये x फैक्टोरियल n माइनस एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम कर दिया x को, एक और कम करके लिखा हमने p की पावर x प्लस 1 q रेस टू पावर n माइनस एक्स एज इट इज़ रहा, एज इट इज़ मान लिया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए, सबको एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब मान रहे हम कुछ चीज़ लेट कि ये जो पार्ट है आप लोग इसको tx मान लो, इस चीज़ को tx क्या है, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल p का x प्लस 1 q का n माइनस एक्स, ठीक है। इसको tx मान लिया हमने। चलो मान लो ईटा इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिए, ये x था np से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको np से रख लो या म्यू कर दो इसको कि ये म्यू से स्टार्ट हो रहा है, म्यू np से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कहाँ से जा रहा है, म्यू से जा रहा है, म्यू से n। अब जरा सोचिए, इसको तो हमने tx मान लिया, इस वाले को तो, पीछे वाले को तो tx, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n है एज इट इज़ लिखा हुआ है, और x की जगह पर यहाँ पर x माइनस 1 है, n माइनस एक्स एक ज़्यादा है इससे, तो ये क्या है, एक ज़्यादा है ये इससे, पीछे वाले से, तो ये तो बन रहा है आपका टी एक्स प्लस 1 माइनस ये आपका बन रहा है टी एक्स, ये दोनों। अब जैसे ही आप इसके ये सम करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करना है, एक वैल्यू जो है हट जाएगी। नाउ हम क्या कर देंगे, एक लाइन है यहाँ पर लिखने के लिए कि आप इसका सम कर दो, और t जो x है उसको 0 कंसिडर कर लो, एक वाली टर्म को इसमें से क्यों कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग ये एक जो है 0 हो जाएगी आपकी। ध्यान दें आप लोग, tx हमने इसको मान ही लिया है। अगर आप इसका x इज इक्वल टू म्यू के रेस्पेक्ट सम कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका सिंपल है। अगर ये 2 है, समीशन म्यू चला जाएगा ना यहाँ पे,
तो ये टी म्यू प्लस 1, ठीक है। समीशन अप्लाई कराना है बस अंदर आप लोगों को। x की जगह पे म्यू नहीं है, ये म्यू से स्टार्ट होकर x तक जा रहा है ये वैल्यू, तो ये आपका म्यू -1 है एक, और एक में आप tn हो जाएगा। सो ये tn की वैल्यू जो 0 हो जानी चाहिए आप देखिए, म्यू -1 और ये आपका माइनस का जो है tn, ये tn लास्ट वाला। ये कैसा हुआ, क्योंकि ये म्यू से स्टार्ट करना है आप लोगों को, इसको NP से ही तो स्टार्ट हो रहा है। हमने यहाँ पर NP तो लिया है, x = NP है, ये ध्यान रखें। और यही आपका मीन है म्यू। मीन का मतलब अगर म्यू1 डेज अपन बोलते तो वो म्यू होता, अगर ये सिंगल म्यू है इसलिए ये सेंट्रल मोमेंट ना समझे आप इसको, ये जस्ट मीन के लिए साइन नोटेशन यूज किया गया है, ओनली म्यू। तो अगर x NP है और इसको म्यू से स्टार्ट किया गया है, म्यू से लेकर n तक, तो ये वाली जो टर्म है t⁻x+1 वाली जो टर्म है, एक कम है ये tx-1 स्टार्टिंग, ये एक कम है ये टर्म। दिस टर्म इज लेस देन 1, एक कम है ये tx-1, ठीक है। तो अगर ये कम है तो ये इसको म्यू -1 अपन ने कंसिडर कर लेंगे, केवल x की जगह पे म्यू कंसिडर किया है। और ये लास्ट वाला तो क्या है, tx = n ही रहा है आपका, क्या रहा है n। सो अब हमें क्या करना है, दिस टर्म कैसे आई है, समिंग ओवर x एंड यूजिंग tn = 0। x के रेस्पेक्ट में हमने इसका सम किया एंड टेकिंग tx = 0, tn = 0, tn इसको 0 ले लिया tn वाले को, तो आपको जो नई टर्म मिल रही है वो टर्म क्या है, नीटा = 2t म्यू -1। क्या टर्म मिल रही है, नई टर्म आप लोगों को। नई टर्म यदि आप कंसिडर करेंगे t म्यू -1, क्योंकि आपने इसका सम कर लिया x के रेस्पेक्ट में, और tn जो था लास्ट वाला उसको आपने 0 कंसिडर कर लिया, एज ए 0 पर ले लिया। क्यों कर लिया 0 पे, क्योंकि वो मीन पे टेंड कर रहा है। और आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, मीन के रेस्पेक्ट में यदि डेविएशन ले रहे हैं उसका सम कर दे रहे हैं तो वो 0 हो जाना है। तो इस तरीके से उस एक को तो अपने 0 कंसिडर कर लिया इस वाले पार्ट को, तो और इसको केवल एज इट इज रख लिया ये पार्ट। अब देखिए हेंस नीटा = 2 इंटू, ये देखिए t म्यू -1 है और आप लोगों को पता है कि tx ये है। अगर मैं इसको t म्यू रखूंगा तो ये क्या आएगा, नीटा तो नीटा ही रहेगा ना, n फैक्टोरियल ऐसा है कैसा रहेगा, x की जगह पे म्यू रखना है, तो ये म्यू फैक्टोरियल n माइनस म्यू -1 फैक्टोरियल p की पावर म्यू +1 q की पावर n माइनस म्यू, ऐसा ही हो जाना है। अगर मैं tx लिखा हुआ है और इसको t म्यू लिखूंगा तो ये एज इट इज रहेगा। अब मुझे t म्यू की जगह पे t म्यू -1 रखना है, और अगर मैं इसको t म्यू -1 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा जरा बताएं, म्यू की जगह पे आपको म्यू -1 करना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे वाला जरूर म्यू -1 हो जाएगा। सो नीटा दिस वुड बी म्यू -1 फैक्टोरियल, ये n माइनस म्यू, म्यू की जगह पे म्यू -1 कर देंगे आप लोग तो वो प्लस होके इसको माइनस कर देगा और ये एज इट इज रहेगा। और ये भी देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये म्यू है ना, तो ये भी आपका t म्यू रहेगा, म्यू -1, दिस वुड बी म्यू -1, 2 म्यू -1, ये म्यू -1 हो जाएगा आपका। और देखिए p की पावर में देखिए म्यू की जगह म्यू -1 रख रहे हैं तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये म्यू, q की जगह पे देखिए n माइनस म्यू, म्यू और ये +1 हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स +1। तो इस तरीके से क्या करना है आप लोगों को, ये इस t की वैल्यू जो है t म्यू -1 की वैल्यू इस वाले से जो आपने कंसिडर किया है इस वाले से निकाल कर लानी है, जो कि वो नीचे लिखी हुई है, और वो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो ज़रा लिख दीजिए वैल्यूज़ क्या आ रही है, फैक्टोरियल n अपॉन म्यू -1 फैक्टोरियल और n माइनस म्यू, और साथ में जो -1 +1 से तो वो कैंसिल हो गया, p की पावर जो आपका p है वो आपका म्यू है, q की पावर n माइनस म्यू +1, कहाँ से लिखा मैंने, वहाँ से, tx ये है, t म्यू ये होगा और t म्यू +-1 ये होगा।
तो दोनों की वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दी। अब सिंपल सा है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या सोल्व करना है, एक एक कॉमन ले लीजिए आप लोग, इसमें से n को बाहर निकाल लीजिए, n-1 कर लेंगे, एक p और q को बाहर निकाल देंगे बस। बाद में ये डायरेक्टली आपके क्या बन जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन बन जाएगा। क्या करना है आगे इसके, सिंपल सी बात है, इसको एक एक को बाहर निकालो, यानी कि नीटा इज इक्वल टू ये 2 दिया हुआ है, n में से एक n बाहर निकाल लो और n-1 फैक्टोरियल अंदर आ जाएगा। ये μ-1 फैक्टोरियल n-μ फैक्टोरियल, p में से मैं एक p को बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो ये मेरा p इंटू पी की पावर x म्यू है ये पे, सो x नहीं है μ-1 है ना, एक -1 आ जाएगा, मैंने एक बाहर ले लिया यहाँ पर, तो नीचे वाला तो रहेगा ही रहेगा, उसका -1 कर दिया, ठीक है। फिर इंटू q की पावर, q भी निकाल लिया हमने बाहर, एक q भी निकाल लिया, तो q की पावर n-μ प्लस है ऑलरेडी, उसको ले लिया। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आप इस नीटा को लिख सकते हैं 2npq, क्या समझ रहे हैं, 2npq, 2npq बाहर, और इसका ncx बना रहे हैं अपन, तो ये n-1 की टर्म में बन रहा है, n-1 और cx-1 की टर्म में ये ncx बना है, x भी -1, x की जगह पे आप समझिए कि ये म्यू है, तो ये n-1 μ-1, p की पावर तो आपको दिख रहा है क्या है, μ-1, q की पावर आप लोगों को पता चलेगा n-μ, ये देखिए। सो ये एक तरीके से आपका जो है क्या हो जाएगा, नीटा हो जाएगा, इसको बोल देंगे आप मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या बोल देंगे, अभी तक ये सोल्व नहीं हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, अगर आप इसका सम करना चाहेंगे तो ये सम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2npq इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस शुड बी द मीन डेविएशन अबाउट मीन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ माय डियर स्टूडेंट, इसको उतार लें। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आता भी है, उसको आज हम कंप्लीट करना चाहेंगे। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये बाइनोमियल का टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हुआ। चलिए ज़रा उसको उतारने की और कोशिश कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक है वो, हेडिंग लगा लीजिए। एक बचा हुआ टॉपिक और है इसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या है, कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट है। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए क्या है, कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो आपको तो पता ही होना चाहिए स्टार्टिंग रामायण कहाँ से होती है इसकी, कि माना x एक रैंडम वेरिएबल है जो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, n और p इसके पैरामीटर है, देन इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो क्या है, ये है। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, NCx p की पावर x q रेज़ टू पावर n-x, किसके लिए, ऑल x मतलब 0 1 2 और n के, 0 और p की जो है 1 के बीच में, और जो q है ना माय डियर स्टूडेंट्स वो 1 - p है, 0 अदरवाइज वैल्यू है इसकी अदरवाइज, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। ऑल्सो हम इसके बारे में क्या जानते हैं, एंड mxt आप लोग जानते हैं इसका, mxt q प्लस pet की पावर n इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो निकाला हुआ है ना अपना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन सब निकाले हुए हैं, मीन वेरिएंस सब। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है इसका, ये होता है। अब हमें तो निकालना है कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कुमुलेंट
cumulant generating function. By the definition of cumulant generating function, क्या है डेफिनेशन? kxt इज इक्वल्स टू, लिख लीजिए, log mxt. ये डेफिनेशन है. क्या है? kxt इज इक्वल्स टू log मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. log ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज योर kxt. हेंस अब आपको सबको पता है कि ये डेफिनेशन है और mxt हमें पहले पता है, ये रहा, तो ले लो उसको. तो नाउ दिस इम्प्लाइज kxt इज इक्वल्स टू, क्या कर देंगे हम, log ऑफ mxt क्या है, ये है q प्लस p की पावर t और n. और log की डेफिनेशन आती है कि आपको log की प्रॉपर्टी पावर में है तो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, n ऑफ log, और ये है आपका q प्लस p e रेस टू पावर t. ये हो गया. और कुछ जानते हैं आप? ये e की पावर t है, इसको खोलना जानते हैं हम, खोल लेंगे हम. तो kxt इज इक्वल्स टू, अभी तक n log तो रहेगा ही रहेगा, हम कुछ खोल रहे हैं, तो ये q तो ऐसा कैसा रहा, p भी ऐसा कैसा रहा, e की पावर t को मैं खोल रहा हूँ. खोल दीजिए. 1 प्लस t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, यही चल रहा है, टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डेस डेस डेस. ये ही आपका क्या होना चाहिए, ये e की पावर t का एक्सपेंशन है, या e की पावर x का एक्सप्रेशन अगर आप करेंगे तो वो ऐसे ही आपका फैक्टोरियल एंड पावर्स में ओपन होगा. ठीक है. और देखिए ज़रा, अब kxt याद आ रहा होगा आपको थोड़ा सा कि log, और ये q और ये p को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो q प्लस p, ध्यान आ रहा है, ये तो q रहा और ये p का 1 से करेंगे तो p. अब बाकी सबसे भी करना है, लेकिन क्या करेंगे हम, इस p को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, आगे नहीं कर सकते हम क्योंकि ये सब में ऐसे ही होगा, p होगा. और दूसरी बात, ये p रहेगा ही रहेगा, सबके साथ में रहेगा, pet चलता रहेगा, ये तो इसको तो हटा ही नहीं सकते आप लोग. तो अगर ये pt है, pt स्क्वायर हो जाएगा, pt की पावर क्यूब हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही रख देंगे. तो ये आपका हो जाएगा t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. ये रुक गया और ये क्लोज बंद. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. क्या क्लिक हो रहा है आपके माइंड में? चूंकि q प्लस p कह दो या p प्लस q कह दो, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी आप लोगों की, n log 1 प्लस, ये 1 हो गया ना, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे माय डियर, 1. और p t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन. ये क्लोज ब्रैकेट, हालांकि यहाँ है इसमें ब्रैकेट, ये छोटा सा ब्रैकेट लगा हुआ है और ये बड़ा ब्रैकेट. यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, मैंने कुछ किया ही नहीं. डेफिनेशन कह रही थी कि log ले लो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, log ले लिया. log लेते ही log की प्रॉपर्टी कहती है कि जो पावर है उसको आगे लिया हो, आगे लिया है. अंदर वाली जो टर्म है वो e की पावर t है, इस e की पावर t को मैंने खोल दिया, p से इसको गुणा किया तो ये 1 से होगा तो p हो जाएगा ना, और फिर t वालों से सबसे हो रहा है इसलिए मैंने t को बाहर रख लिया, t की पावर से ऐसे रख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं. p प्लस q की वैल्यू 1 हो जाती है, मैंने 1 रख दी, बाकी टर्म्स एज इट इज. अब क्या करना है, अब आपको लगाना है एक्सपेंशन किसका, log ऑफ 1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगाइए आप लोग. तो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ऐसे ही प्लस माइनस और पावर्स प्लस, साथ में ये फैक्टोरियल नहीं आएगा, ध्यान रखें, नॉट फैक्टोरियल, डायरेक्ट वैल्यू आएगी 4 3, इस तरीके से. ये किसका एक्सपेंशन है, log 1 प्लस एक्स का. दिख रहा है आपको log 1 प्लस एक्स, ये log और ये 1 और ये एज ए पूरा का पूरा पार्ट जो है क्या है माय डियर, x. समझ में आया? खोल दीजिए. नाउ kxt इज इक्वल टू n. अब मैं log को खोल रहा हूँ तो ये ब्रैकेट, log का सबसे पहले हो गया ना, ये 1 प्लस एक्स है तो log ऑफ सबसे पहले x आएगा,
तो सबसे पहला ही पहला इसमें यही रहेगा पी टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 यहाँ तक पहला x माइनस है, फिर इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 सबसे पहले मैंने आगे लिख लिया ये बाई 2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, किसका, इसका जो दिया हुआ है x का, तो इसके में p की स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, p स्क्वायर कर दो आगे। अब खोलो t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और ये इतना सा, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला प्लस में है, प्लस में p की पावर 3 और नीचे 3, इसका भी देखो माय डियर स्टूडेंट, इसका भी स्क्वायर करना है हमें, इस स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करना है। थर्ड वाले के लिए भी खोल रहे हैं हम, प्लस पी क्यूब बाई 3 और ये है आपका t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका भी क्यूब कर दीजिए आप और बस क्यूब, ओके। 3 तक कर ही दिया, एक और ले लो 4, अगर क्योंकि 4 तक तो निकालेंगे ही ना अपन, मीन वेरिएंस वगैरह निकालेंगे, 4 तक निकालेंगे। प्लस में नहीं, 4 वाला जो है नेगेटिव में है, पी की पावर 4 अपॉन 4 और ये है पी तो आ गया टी वाला, टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 ऑन और ये पावर 4 और ये ब्रैकेट क्लोज ऐसे और चलता जाएगा, डैश डैश डैश। तो देखिए ज़रा, मैंने कुछ नहीं किया है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है, खोल दिया है इसको, ये था n तो आगे है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। log 1 प्लस एक्स, इस वाले पूरे पार्ट को मैंने x माना और ऐसे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, उसके अकॉर्डिंग इस पूरे टर्म को खोल दिया है। ये जो kxt है इधर, ये kxt भी आपका खुलता है कैसे, आर्थ कुमुलेंट है, ये आर्थ कुमुलेंट कैसे है, आर्थ कुमुलेंट, ये kxt इधर वाला भी खुलता है, k1t k2 t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल k3 t की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल k4 t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे खुलता है। ये भी r तक जाना चाहेंगे आप तो k r t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और भी डैश 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 और आगे ये वाला पार्ट ऐसे। अब क्या करना है, इधर और इधर दोनों साइड में t की जो पावर है उसका कंपैरिजन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो कुमुलेंट है k1 k2 k3 की वैल्यूज मिल जाए। क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड में t की पावर का कंपैरिजन करना है। यहाँ तक तो मिटाई देता हूँ, कोई काम आने वाला है ही नहीं, नीचे मैंने सबको खोल के लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक तो पूरा ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी करवाया हुआ है कंपैरिजन करने वाला। जब भी कुमुलेंट का काम होगा तो आपको इधर वाली टर्म जो है उसको इससे कंपैरिजन करके इस k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज निकालनी है जब भी आपको इसको सोल्व करना है। तो ज़रा देखिए, आपको इसको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, t की जो पावर्स है उनको दोनों साइड में कंपेरिजन करना है। तो ज़रा सोचिए, सबसे पहले हम t जो है उसकी पावर 1 है, यहाँ पर k1 निकालने के लिए t की पावर ओनली 1 है, उसका कंपैरिजन करेंगे। इस साइड में देखिए t की पावर 1 कौन कौन सी है, पहले वाले में दिख रहा है ये t की पावर 1 ही है क्योंकि इधर भी कोई स्क्वायर नहीं, ओनली t है, तो ये p है और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो np आ जाएगा। तो यानी कि k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, np। आगे चल के सोच लेंगे कि नहीं सर हम तो आगे भी t है ओनली, बट ये t नहीं है, इसके स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसको अपन खोल देंगे तो ये t स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा, इसलिए 1 पावर तो इससे आगे कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी आपको t की 1 पावर। समझ में आया, ऐसे आपको कंपैरिजन करना है बनाते हुए। सो नाउ फॉर कुमुलेंट्स कंपैरिजन ऑफ t's पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको t की पावर का कंपैरिजन करना है। तो पहले
K1 इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ T1 इन KXT। भाई इसका तो कंपेरिजन सिंपल है, तब जिसका सिंपल है उसका तो वैसे ही कर लेंगे। इसमें क्या हमने केवल P मिला, इसको N से मल्टीप्लाई कर दिया तो K1 की वैल्यू आ गई NP। जो इजी है वो तो वैसे ही कर लेंगे हम। K2 भी आपका आ जाएगा इजी वे में, कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इन KXT। भाई करो, दूसरा भी करना है ये ना, T स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यही रहे, ये तो है ही नहीं, ये तो स्क्वायर ही नहीं है, बस सिर्फ ये है T स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये एक तो P आया, ध्यान दीजिए कैसे सुधार रहे हैं अपन इसको, इधर सुधार के सोल्व करते हैं। N है, अंदर आपके एक P आ गया, इसका एक P आ गया ना, T स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से यहाँ से P आ गया, और तो नहीं है, T की पावर 3 है यहाँ पे, तो T की पावर 4 है, ये नहीं है। देखना क्या है, सिर्फ T स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल देखना है। इसमें आओ, जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये T स्क्वायर वाली एक पद आएगा स्क्वायर, पहला वाला ओनली सिंगल, बस ये आएगा, अपॉन 2 है उसको 2 फैक्टोरियल कंसीडर कर लेंगे, इसका मतलब ये माइनस का 2p स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2p स्क्वायर। 2 तो है ही नहीं कहीं पे, हटा दो इसको, तो ओनली p स्क्वायर है। ये 2 को आप 2 फैक्टोरियल भी बोलो या 2 बोलो एक ही बात है, तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n p माइनस, कॉमन ही ले लो फिर, n तो वैसे ही पड़ा है बाहर, n p माइनस n p स्क्वायर। और भी देखो, इसमें से एन पी कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस पी हो गया ये, इसका मतलब एन पी क्यू, इसका मतलब ये वेरिएंस है, बिल्कुल सही है, ये कोई गलतफहमी नहीं है। तीसरे में आ जाएं, तीसरे के लिए एक काम करना है, फैक्टोरियल को हटा दो, सिर्फ टी की पावर की कंपैरिजन करो एक बार। सो कंपैरिजन ऑफ टी क्यूब ऑन बोथ साइड, जरा देखो दोनों साइड में टी क्यूब का कंपैरिजन करो, तो इधर तो क्या मिल रहा था टी क्यूब का कंपैरिजन K3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये K3 अपॉन 3 फैक्टोरियल मिल रहा है इधर। तो उधर चलो, उधर इस वाले में, इधर जो है n बाहर पड़ा है एज इट इज, ठीक है, T3 अपॉन 3 फैक्टोरियल ना, टी की पावर 3 का करना है तो p बाई 3 फैक्टोरियल एज इट इज आ गए, एक तो p बाई 3 फैक्टोरियल ये रहा। इसमें आ जाओ, अब इसमें जैसे हम आ रहे हैं, हमें तो क्या चाहिए, टी की 3 पावर चाहिए, टी क्यूब चाहिए कंपैरिजन में, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, क्यूब चाहिए। दूसरे वाले का जैसे आप स्क्वायर करोगे, ये टी स्क्वायर ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर कर देंगे, टी की पावर 4 हो जाएगी, नहीं बनेगा। बट जैसे ही आप सिर्फ इस दो टर्म को लेकर उनका स्क्वायर करेंगे तो जो 2ab वाली टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली जो टर्म होगी माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपका जो है टी स्क्वायर एंड ये टी, ये दोनों मिलकर आपके क्या बना देंगे, टी क्यूब बना देंगे। तो ये टी क्यूब हो जाएगा 2ab। तो इसके साथ में आपका क्या क्या आ जाएगा, माइनस में पी स्क्वायर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और साथ में आ जाएंगे, ये बाहर से एक 2 पी स्क्वायर बाई 2 तो बाहर पढ़ाई है, 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा। चलो इधर इसमें चलो, जो ये क्यूब है ना, तो ये पहले वाला ये टी क्यूब ही क्यूब बनाएगा, तो इसको भी लिखे ले लेंगे हम, प्लस n तो बाहर रखे रखा है, n का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पी क्यूब बाई 3। अंदर में चल के देखते हैं, एक तो ये इसका आ गया पहले वाले का ही लिए टी क्यूब का, एक और देखो जरा, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके खोलते हैं तो ये 3a स्क्वायर b, फिर भी 4 हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, फिर भी नहीं होगा ये। भाई अगर हम इस t और t स्क्वायर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तभी ये खुलेगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तभी खुलेगा। लेकिन एक का भी यदि अपन स्क्वायर कर देते हैं, सपोज करिए मैं एक का स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए इस t का स्क्वायर कर दूँ तो t स्क्वायर इंटू टी, ये तो 4 बनाएगा, 3 बनाएगा ही नहीं, तो नहीं बना रहा। अगर इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब ऑलरेडी पड़ा है वहाँ पर, तो ये भी टी क्यूब जो है आपका नहीं बनाएगा, आगे वाले में तो 4 है, वैसे ही नहीं बनाएगा। तो इसका तो यही रहेगा पी क्यूब अपॉन 3, और इसने बनाया है इसलिए इसके नीचे 3 फैक्टोरियल और लगा दो, बाकी इसका कोई 3 फैक्टोरियल भी अपन नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो पहले वाला ही बनेगा। ध्यान दीजिए, ये पहले वाला ही, इसके नीचे तो कोई फैक्टोरियल नहीं, टी क्यूब बनेगा। भाई a प्लस बी का होल क्यूब यदि अपन खोलते हैं तो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ऐसे खुलता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 4 हो जाएंगे टी की पावर, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ वैसे भी 4 1 5 हो जाएंगे, तो ये आपका टी की 3 नहीं बन रहा, तो यही रखेंगे हम। ठीक है, आगे चलो, उसमें तो टी की पावर 3 मिलेगा ही नहीं, और टी की पावर 3 वाला सिर्फ इतना ही कंडीशन आने वाला है, और इतना ही कंडीशन आ रहा है तो इसको सोल्व भी कर लो। सबको टी की पावर सबसे पहले नीचे 3 फैक्टोरियल में बनाओ, यहाँ 3 फैक्टोरियल है ऑलरेडी, यहाँ नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ज़रा, 3 फैक्टोरियल यहाँ बन गया, लेकिन ये नीचे 2 एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, 2 एक्स्ट्रा तो बाहर निकाल देंगे हम। तो n 1/3 फैक्टोरियल सबसे पहले मैंने बाहर निकाला, अब अंदर ले जाता हूँ मैं n को और मल्टीप्लाई कर देता हूँ p से, तो np हो गया, ये एक तो np, और ये है आपका माइनस में 3/2 p स्क्वायर n भी है साथ में, प्लस ये 3 फैक्टोरियल बन गया तो बाहर गया 2np क्यूब, ये लो। अब जरा सोचो, अगर मैं केवल कोफिशिएंट लेना चाहूँ, कोफिशिएंट ऑफ या k4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इन kxt, अब पूरा का पूरा kxt लेना चाह रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट लेना चाह रहा हूँ, तो ये 3 फैक्टोरियल भी हट जाएगा टी की पावर 3 के, तो ये थे ही, फैक्टोरियल 3 को भी आप कंपैरिजन कराएंगे फैक्टोरियल 3 को, तो ये भी हट जाएगा, और np को भी कॉमन ले लो, तो ये np मेरा कॉमन आ गया यहाँ से, ये आपका 1 माइनस इसमें क्या बच रहा है आपका, n भी गया, 3/2 एक p बचेगा, ठीक है, बच गया, प्लस इसमें से n और p गया ना, 2p स्क्वायर आपका बच गया यहाँ पे। अब जरा इसको और सोल्व कर लो, सोल्व करने में इसमें क्या बचा है, इसको क्यों बनाना चाह रहे हो तो कहीं पे क्यों बना लो, और क्या है, लेकिन ये बाई में 2 नहीं आना चाहिए था, इसका थोड़ा सा मिस्टेक्स है, क्योंकि बाई वाला 2 रहेगा तो फिर ये हटेगा ही नहीं, सोल्व ही नहीं होगा। एक बार और मैं देख लेता हूँ इसको, n इंटू पी बाई 3 फैक्टोरियल माइनस p स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल, लास्ट में p क्यूब बाई 3, हाँ ये तो सही था, np कॉमन ले लेते हैं अपन, नीचे का 2 भी कट जाता है क्या, अच्छा हाँ, देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको अपने 2ab के हिसाब से बनाया था, तो इसके साथ में अपने 3 इंटू 2 भी आएगा, और ये 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, इसका जरूर ध्यान रखिए, 2 हट गया, अगर ये 2 अपना हट जाता है, 2 हट जाएगा, ध्यान दीजिए, स्क्वायर वाले टर्म थे हमारी, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो 2ab, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab वाला पार्ट और आएगा ना, तो इसलिए इसके साथ में 2 और आएगा यहाँ पर 2, अब ध्यान रखिए इसका, ये हट जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, इसमें से 3 आ जाएगा कॉमन, तो हमने लिखा है इसको 1 माइनस 3p प्लस 2p स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट वैल्यू है ये, और इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे 1 माइनस p और 1 माइनस 2p, तो यहीं लिख देते हैं अपन इसको, ये आ रहा है आपका np 1 माइनस p 1 माइनस 2 फैक्टर बना लो इसको, 1 माइनस p और 1 माइनस 2p, और अगर इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो ये क्यों हो जाता है npq, 1 माइनस p क्या हो जाएगा npq, और ये 1 माइनस 2p, आप इसको और भी लिख सकते हैं npq, और ये q माइनस p, 1 की जगह पे p प्लस q रख दो, एक p कम हो जाएगा ना, माइनस में q रहेगा, q माइनस p, ठीक है, तो ये एज इट इज़ है आपका, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, दिस इज शुड बी k3 ओनली, ये लीजिए, यहाँ तक k3 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, एक और बचा है आपका जिसका नाम है k4, कौन सा है k4, जिसका भी कंपैरिजन आप लोगों को करना है, तो सबसे पहले t की पावर 4 का कंपैरिजन करने चाहेंगे हम इस वाली केस में, सो t की पावर 4 इसका कंपैरिजन अपन को करना है, तो इस साइड में
एक साइड में तो आपको टी की पावर 4 के लिए क्या दिख रहा है, K4/4 फैक्टोरियल है, और एक साइड में आपको टी की पावर 4 के लिए यहाँ से देखना है, तो ये n बार है, ले लिया हमने। टी की पावर 4/4 फैक्टोरियल ये साफ साफ दिख रहा है टी की पावर 4, राइट। इसी का ही कंपेरिजन करना है टी की पावर 4 का, तो ये आपका आ गया p/4 फैक्टोरियल। इसमें आ जाओ। जैसे आप इसमें आएंगे तो ये वाला जो सेकंड वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो -p²/2 तो बाहर है, और ये हो गया t²/फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर। फैक्टोरियल 2 को स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 4 बन जाएगा। ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा, ये 1/4। क्यों? क्योंकि t² तो था ही, इस फैक्टोरियल 2 का भी आप स्क्वायर करेंगे ना, फैक्टोरियल 2 को खोलो 2 और उसका स्क्वायर 4 बनेगा 4। और देखिए जरा कुछ और हो सकता है क्या, अगर ये इसको और इसको अपन मल्टीप्लाई कराएंगे ना तब भी ये 4 बन रहा है। कैसे? t और t³ को जैसे 2ab लेकर अपन कराएंगे तो ये भी 4 बन रहा है, तो इसके लिए भी अपन को करना पड़ेगा। तो एक क्वांटिटी तो ये थी, वैसे ही भी आगे वाली क्वांटिटी ये और है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी ये क्या बन रहा है आपका 4 बन रहा है। बिल्कुल भाई, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट कंसिडर कराएंगे ना तो ये टी की पावर 4 बनेगा। तो इसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे, आपने ले लिया है p²/2 बाहर, ऐसे माइनस मल्टीप्लाई तो इससे होना है, एक तो ये बनी गया हमारा माइनस करके, ठीक है। एक और ये, तो इसको हमने 2abc किया है ना, तो ये p²/2 इंटू 2 a क्या है 1, b क्या है 1/3 फैक्टोरियल, ये है, ये हो गया। आगे चलिए, टी की पावर 4 क्या इसमें बन सकता है, क्यूब में। जरा देखिए, इसका स्क्वायर करके इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का स्क्वायर करके दूसरे के साथ में तो बनेगा, तो यानी कि p³ इंटू ये हो जाता है 3a हो गया t, 3a² और b इंटू b के लिए आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये देखिए सिर्फ ये 2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल, बस ये एक ही बनेगा। लास्ट वाले में जो है माइनस p⁴/4 एज इट इज़, और यहाँ कुछ है ही नहीं, टी की पावर 4 की कंपेरिजन करा देंगे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपको इसका बनेगा, इसका मिलेगा। अब इस वाले पार्ट में से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ज़रा देखिए 4 के लिए क्या आया है, p/4 फैक्टोरियल, p²/2 फैक्टोरियल, p² माइनस का p²/2 फैक्टोरियल एज इट इज़ है ये, और इसके ब्रैकेट में एक तो आ गया आपके 2/3 फैक्टोरियल, तो एक तो आपके आ गए ये 2/3 फैक्टोरियल एज इट इज़, और इसके प्लस में 1/4, इसी के प्लस में ये 1/4 था जिसका कंपेरिजन आपने किया है, ठीक है। आगे वाला देखिए p³ और इसके साथ में 3/2 फैक्टोरियल आ गया, और p की पावर 4 ये एज इट इज़ है। अब जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करेंगे फाइनली, तो आपको मैं बता देता हूँ कौन सी वैल्यू मिलने वाली K4 की। आप देखेंगे कि NP/4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है मैंने इसमें, NP/4 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया, सबका 4 फैक्टोरियल बनाना है, और अंदर जो है 1 - 7p प्लस 12p² - 6p³। ये देखिए, ये जो है टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मिलेगी, और इसका भी आप यदि कंपैरिजन कर देंगे तो फाइनली आपको जो है यहाँ से K4 की जो वैल्यू है, सिर्फ K4 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, वो क्या मिल जाएगी आपको, NPQ और 1 - 6pq। ये देखिए, ये इस पर फोकस करिए, ये वैल्यू निकाल कर लानी है आप लोगों को इसको सोल्व करने पे। NPQ - 6pq, NPQ - 6pq, दिस इज द वैल्यू ऑफ K4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये तो कंपैरिजन हो ही गया, हमने कर ही लिया, इसको तो आप घर बैठ के आराम से दोनों तरफ कंपैरिजन करा के कराएंगे, सोल्व कराएंगे इसको, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप एक बार देखेंगे और बुक में से इसको करस्पॉन्डिंग मैच कराना है, देखना है। अब ज़रा देखिए हमने क्या क्या वैल्यू निकाल ली है। सबसे पहले K1 जिसकी वैल्यू आपको मिली है NP, फिर हमने निकाला K2 जिसकी वैल्यू मिली है NPQ, दिख रही है NPQ, फिर हमने निकाला K3 जिसकी वैल्यू क्या मिली है आपको NPQ 1 - 2p, ये
फिर आपने निकाला K4, इसकी वैल्यू आपको मिली NPQ 1 माइनस 6PQ। ये लो सब मिल गए। अब इन्हीं से आप लोगों को क्या निकालना है, मीन निकालना है। कौन से? सेंट्रल मोमेंट। तो यही K2 को तो K2 से स्टार्ट करो, यही आपका μ2 होता है। सेंट्रल सेकंड μ2 इज इक्वल्स टू K2 जो कि NPQ आया हुआ है। μ3 जो है वही आपका K3 होगा, इसकी वैल्यू क्या आई है NPQ और 1 माइनस 2P। ठीक है, ये मैंने आपके आगे लिखा है यहाँ पर NPQ, ये लीजिए। हाँ, μ4 जरूर अलग होता है, वो होता है आपका K4 प्लस 3K2 स्क्वायर। ध्यान दीजिए और इसको ऐसे ही निकालिए। तो ये है क्या चीज़, NPQ 1 माइनस 6PQ प्लस 3K2 स्क्वायर। K2 क्या है NPQ, तो 3K2 स्क्वायर NPQ का स्क्वायर, NPQ का स्क्वायर, ये आपका हो गया μ4। अब इन सब से आप लोगों को निकाल देना है पियर्सन्स के कोफिशिएंट। ध्यान दीजिए, गामा 1 गामा 2 बीटा 1 बीटा 2 जो पियर्सन के कोफिशिएंट हैं वो आपको इसी से फाइंड आउट करने हैं। पियर्सन के कोफिशिएंट आपको इसी से ही निकाल देने हैं डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दें, निकाल लीजिए हेडिंग। पियर्सन्स कोफिशिएंट सबसे पहले बीटा 1 μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, याद हो जानी चाहिए। μ3 क्या है, μ3 है, इसका स्क्वायर कर दो तो NPQ, इसका तो स्क्वायर, एक और है ना 1 माइनस 2P, इसका भी स्क्वायर। μ2 क्या है NPQ का स्क्वायर, सॉरी दिस इज क्यूब NPQ। तो ये स्क्वायर से ये क्यूब वाला कट गया, एक बचाएगा क्या 1 माइनस 2P का स्क्वायर अपॉन NPQ। ठीक है, ये हो गया पहला बीटा 1। गामा 1 देखिए स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, ये वैल्यू होती है। स्क्वायर रूट कर देंगे ना तो 1 माइनस 2P तो रहेगा ही, वो तो कटेगा ही नहीं, रूट हट गया और इसके रूट लग जाएगा NPQ। निकालिए बीटा 2, दूसरा कोफिशिएंट है बीटा 2, ये क्या होता है, ये होता है आपका μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। μ4 की वैल्यू क्या है, वो इतनी सारी हमने निकाल दी थी, ये NPQ 1 माइनस 6PQ प्लस 3NPQ का स्क्वायर, ये जबकि नीचे क्या है NPQ का स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है, इसके नीचे NPQ रह जाएगा, इसका हट जाएगा, यानी कि 3 इसका तो कट जाएगा, प्लस इसका भी हटेगा 1 माइनस 6PQ डिवाइडेड बाई NPQ रह जाएगा। ठीक है, अब एक और कोफिशिएंट बच गया इसका, उसका क्या नाम है, एक कोफिशिएंट है लास्ट गामा 2 विच इज बीटा 2 माइनस 3। ये दूसरा कोफिशिएंट है गामा 2, बीटा 2 में से 3 घटा देना है, तो 3 वैसे ऐड कर रखा हूँ मैं, हटा दो एक को, 1 माइनस 6PQ और ये हो गया NPQ, ये लीजिए। तो ये सारे काम आपके कंप्लीट हुए इस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब देखिए आपके कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन और बच रहे हैं। आपका यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, दूसरा वाला दिस इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, 2 हो गए। तीसरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, जो हमने पूरा कर लिया। इसके मीन, वेरिएंस, मोमेंट्स, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, कुमुलेट जनरेटिंग फंक्शन, रेकरेंस रिलेशन फॉर मोमेंट और साथ में एडिटिव प्रॉपर्टी, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कस कर ली, 2-3 क्लास लगाकर आराम से ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में रिमेनिंग्स, इसके तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन और बचे हैं, एक तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक और मान लो हाइपर ज्योमेट्रिक, यानी कि 3 क्लासों में ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फिर हम उसको करेंगे, उसकी भी कम से कम 5 क्लासें होंगी, तो वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि अप्रैल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा
आप इन्हीं में से कोई सी भी यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो सिलेबस आ नहीं रहा है, 50% सिलेबस आपका आ रहा है बिना किसी अथवा के OR वगैरह कुछ नहीं है। जो आपको सही से क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करें, किसी यूनिट का सिलेक्ट करने की नीड नहीं है कि आप सबसे पहले पहला ही करें, नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो पहले करें। ध्यान दें क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं उनको एक साथ करें, नहीं तो वो काउंट कर लेगा। एक क्वेश्चन है 10 नंबर का जिसके 2 पार्ट, आपने सिर्फ 5 वाला किया और आपने सोचा कि मैंने तो अभी तक 5 नंबर का अटेम्प्ट किया है, 5 का मैं दूसरे में से कर लूँगा। नहीं, आपने 5 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन एग्जामिनर सोचेगा आपने 10 नंबर का क्वेश्चन को छेड़ा है, 10 नंबर आपके 10 में से 5 आए हैं, ऐसे। तो ये ज़रूर आपके माइंड में रखें, क्वेश्चन के पार्ट्स जो दिए हुए हैं उनको उसके हिसाब से अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच। और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम कल करेंगे नॉर्मल। थैंक यू। या पॉइजन करेंगे कल। कर दो बंद, करो बंद करो।